हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 26 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 26 नवंबर है ये हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चलिए जानते हैं इस 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे का इतिहास। पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान होता है वो बनकर तैयार होता है। इसी दिन हम अपने संविधान को अडॉप्ट करते हैं और इसी दिन अंगीकृत करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आपका संविधान बनकर तैयार होता है तो उस समय संविधान सभा के एक सदस्य होते हैं जिनका नाम होता है एल.एम. सिंघवी। क्या नाम होता है दोस्तों? एल.एम. सिंघवी। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो एल.एम. सिंघवी होते हैं, इन्हीं के सिफारिश पर आपका 26 नवंबर को हम लोग 1949 से विधि दिवस के रूप में क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर थोड़ी देर पहले तो आप संविधान दिवस कह रहे थे, फिर ये अचानक से आप विधि दिवस क्यों कहने लगे? इसको भी क्लियर करते हैं। होता क्या है दोस्तों, 2015 तक हम 26 नवंबर को 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में ही मनाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2015 में हमारे देश के संविधान के आर्किटेक्चर, हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 2015 में इनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी और आपका डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को रेखांकित करने के लिए ही आपका संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद में, इस पार्लियामेंट, जिसमें हमारे दो सदन शामिल होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। और इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा करते हैं कि अब हम विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो 2015 से विधि दिवस का नाम किस नाम से परिवर्तित हो गया? संविधान दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए दोस्तों 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगर बात करें संविधान की तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा संविधान है वो आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा होता है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है दोस्तों, संविधान की मांग हमारी बहुत लंबे समय से होती है, लेकिन हमारे संविधान सभा का जो निर्माण किया जाता है वो आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी कैबिनेट मिशन समिति ने हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया और इसी संविधान सभा ने हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसको बनाया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपका जो है नियुक्त किया गया। इस कैबिनेट मिशन में आपका 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर। इन 3 मेंबर्स का दोस्तों नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। एक थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे आपके ए.बी. अलेक्जेंडर, इसको भी अच्छे से याद रखेगा। और तीसरे थे आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन से दोस्तों? स्टैफर्ड क्रिप्स। इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। इन तीनों ने ही भारत में यानी जो संविधान आपका जो है
बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये तीनों थे, और इन्हीं तीनों ने आपका भारत में संविधान सभा का क्या किया, गठन किया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान सभा में 389 मेंबर थे, जिसमें से आपका 296 निर्वाचित हुए अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा नहीं बल्कि कुछ विशेष सदस्यों के द्वारा ही इसमें मतदान किया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका 93 सदस्य देसी रियासतों से, जो उस समय राजा रजवाड़ों का जो आपका जो है राज्य थे, उनके द्वारा आपका 93 मेंबर वहां से क्या हुए, आपका नॉमिनेट हुए, मनोनीत हुए। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। होता क्या है दोस्तों, एक डेट है जिस डेट को आपको जरूर नोट कर लेना है, 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इसी दिन संविधान सभा का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता की जाती है, जब प्रथम बैठक होती है तो उस दिन बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा आपका सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, इसीलिए इस दिन आपका इनकी रिस्पेक्ट के लिए, इनके आपका ऑनर के लिए इनको क्या किया जाता है, संविधान सभा के पहली बैठक का आपका अध्यक्ष चुना जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946। दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसी दिन संविधान सभा के जो परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं, स्थायी अध्यक्ष होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट यानी आपका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और संविधान सभा के कंप्लीट निर्माण तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी दिन आपका संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जिनका नाम होता है H.C. मुखर्जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगर बात करें दोस्तों संविधान सभा का, जब 26 नवंबर 1949 को बैठक हो रही थी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को जब हमने आपका संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन संविधान सभा में जो टोटल मेंबर उपस्थित थे, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया था, वो थे आपका 284। अब ध्यान रखिएगा, इन 284 में से आपका 8 महिलाएं इस संविधान सभा में क्या थी, उपस्थित थी। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। अगर दोस्तों बात करें संविधान की, तो आपका संविधान सभा में जो टोटल महिलाएं थी उनकी संख्या होती है 15, लेकिन इस दिन आपका 8 महिलाएं क्या थी, उपस्थित थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, संविधान सभा को बनाने में जो टाइम लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और लगभग आपका टोटल संविधान सभा को बनाने में जो खर्च लगा, यानी संविधान निर्माण में, वो लगा दोस्तों लगभग 64 लाख के समथिंग। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करिएगा। तो लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों एक आपका हमारी जो एक ख्वाहिश थी, हमारे देश का जो सपना था, वो आपका 26 नवंबर 1949 को पूरा होता है। और इस दिन हम अपने संविधान को अडॉप्ट करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हम संविधान दिवस के रूप में इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों संविधान दिवस के इस दिन की, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जब आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान तैयार करने के बाद आपका संविधान सौंपते हैं, तो वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अपनी बात रखते हैं। और वो बात क्या रखते हैं जो हमें बहुत आपका जो है ज़रूरी से जानना चाहिए। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने आपका
यानी अपना लिया था संविधान को, तो ध्यान रखिएगा अपना काम पूरा करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान काम करने लायक है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। लेकिन वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही खराब था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जो कथन कहा था कि हमारा संविधान कभी आपका गलत नहीं हो सकता यदि अगर उसे चलाने वाले लोग सही होंगे, लेकिन आपका संविधान सही होने के बाद भी अगर वो गलत लोगों के हाथ में होगा तो ज़रूर वो संविधान आपका सही रूप से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको चलाने वाले लोग ही क्या होंगे, सही नहीं होंगे। तो संविधान किस तरीके से सही रूप से इंप्लीमेंट हो सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आज भी ये बात लागू होती है कि जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो एक अजीब सा भाव अपने मन के अंदर आता है कि कितना खूबसूरत संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत का संविधान, वो कितना आपका खूबसूरत है, कितना लचीला है। लेकिन दोस्तों जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़मीनी स्तर पर हमें कभी कभी लगता है कि शायद आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट आज भी नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो संविधान निर्माण था ये सालों के सपनों का एक आपका जो है संसार हम लोग कह सकते हैं, और एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमारी सदियों सदियों तक की पीढ़ी आपका जो है चलेंगी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद न जाने कितनी पीढ़ियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा संविधान है ये ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे देश के लिए काम करेगा, और हम कह सकते हैं कि संविधान हमारे देश की आत्मा है, और किसी भी देश में अगर संविधान नहीं है, वो आत्मा नहीं है, तो वह देश आपका एक अराजक आपका देश के रूप में स्थापित हो जाता है, जैसे हम दुनिया के बहुत से उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जिक्र करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है दोस्तों, इन्हें भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक या जननी क्यों कहा जाता है, अब इसको आपका हम लोग सबसे पहले समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, 29 अगस्त 1947 दोस्तों, इस डेट को बहुत ज़रूरी से आप नोट कर लीजिएगा। इस दिन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप कमेटी का गठन किया जाता है। कहने का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। जब बी आर अम्बेडकर इस जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों टोटल 7 मेंबर होते हैं, जिसमें 6 आपका अन्य मेंबर और 1 आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब संविधान आपका बनकर तैयार होता है तो संविधान सभा के एक सदस्य होते हैं के बी राव। कौन होते हैं दोस्तों, के बी राव। ये के बी राव सदन में उठकर कहते हैं कि भारतीय संविधान के जनक तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं ही, साथ में ये भारतीय संविधान की जननी भी हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, भारतीय संविधान के पिता तो हैं ही, साथ में ये आपका भारतीय संविधान के माता भी हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में इनका जो योगदान होता है वो अतुलनीय होता है। इसी वजह से आपका भारतीय संविधान का जनक, जननी और पितामह कहें, या आपका भारतीय संविधान के निर्माता कहें, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। और ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चीन ने चंद्रमा से रॉक सैंपल लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम है दोस्तों चांग 5। क्या नाम है दोस्तों, चांग 5। एक्चुअली में जो चांग 5 है ये चीन में आपका चांद की क्या होती है, देवी होती है, तो इसीलिए आपका इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, चांग 5। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्यों किया गया है, इस पूरे के पूरे आपका जो है
पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। होगा क्या दोस्तों, ये जो मिशन आपका चांग 5 चाइना के द्वारा आपका चंद्रमा पर छोड़ा गया है। ये देख सकते हैं आप, एक ये मिशन है जो आपका अभी हाल ही में चाइना ने आपका छोड़ रखा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मिशन है वो आपका ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो फार साइड है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा के दो साइड होते हैं, एक तो होता है आपका नियर साइड, क्या होता है, नियर साइड, और एक होता है आपका फार साइड। इसको समझने से पहले इस मिशन की खासियत क्या है इसको समझ लेते हैं। ये मिशन आपका चंद्रमा पर जाएगा और उसका जो फार साइड है यानी दूसरा सिरा है उस पर जा करके 2 kg माइन, कितना आपका किलो माइन, 2 kg माइन यानी चट्टान निकालेगा और वापस धरती पर आएगा। अब दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये मिशन, ये आपका 24 नवंबर को लॉन्च किया गया, इस डेट को भी जरूर आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो मिशन आपका वापस धरती पर आएगा वो आएगा 16 दिसंबर 2020 को। कब आएगा, 16 दिसंबर 2020 को। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये आपका चांग E5 नाम है इसका पूरा, ये अगर सक्सेस हो जाता है तो ध्यान रखिएगा ये आपका तीसरा देश होगा जो चांद पर अपना मिशन क्या करेगा, सक्सेस करेगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, वो जो 2 देश है वो है एक तो यूएसए जिसने आपका अपोलो 11 भेजा था 1969 में, ठीक है ना, और नील आर्मस्ट्रांग आपका चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी अपोलो मिशन के तहत आपका नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा गया था। और जबकि दूसरा देश है दोस्तों आपका रशिया। कौन है, रशिया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, 1970 में आपका रशिया ने लूना 16 नामक मिशन भेजा था। क्या भेजा था, लूना 16। इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जानते हैं दोस्तों ये आपका नियर साइड और फार साइड क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो चंद्रमा का भाग हमें चमकीला दिखाई देता है पृथ्वी से, ठीक है ना, कहाँ से, आपका अर्थ से हमें जो चंद्रमा का आपका भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं हम लोग नियर साइड। क्या कहते हैं, नियर साइड। जबकि जो आपका चंद्रमा का भाग हमें नहीं दिखाई देता है उसे कहते हैं हम लोग फार साइड। अब ये होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा अपनी अक्ष पर आपका जो है 28 दिन में घूमती है, ठीक है ना, और 28 दिन में ही आपका पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो आपका चंद्रमा है उसका एक सिरा क्या होता है, हमेशा पीछे के साइड ही होता है, ठीक है ना। घूर्णन करते समय भी, अक्ष का चक्कर लगाते समय भी आपका जो ये साइड होता है वो हमेशा पीछे ही रहता है, जबकि ये जो नियर साइड होता है ये आगे रहता है। इसीलिए जो ये फार साइड है यानी चंद्रमा के आपका पीछे है, वहीं पर आपका चाइना ने कौन सा मिशन भेजा है, चांग E5 मिशन भेजा है। और इसी फार साइड से क्या करेगा, 2 किलो माइन यानी चट्टान खोदकर आपका कौन ले आएगा, चंद्रमा से चाइना का चांग 5 मिशन। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों क्या भारत ने भी चंद्रमा पे कोई मिशन भेजा था, बिल्कुल भेजा था। होता क्या है, भारत आपका चंद्रयान 2 मिशन भेजता है। क्या, चंद्रयान 2 मिशन भेजता है 22 जुलाई 2019 को। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये आपका सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए चाइना का एक बहुत बड़ी अभी प्रेजेंट टाइम पर उपलब्धि मानी जा रही है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो यूएसए और चाइना के बाद, माफ करेगा, यूएसए और रशिया के बाद चाइना आपका तीसरा कंट्रीज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में 17वें विधानसभा के विधानसभा स्पीकर बिहार के बने। उनका राइट आंसर है विजय सिन्हा। अब ये जो विजय सिन्हा है इन्हें आपका स्पीकर निर्वाचित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का
एक आर्टिकल है 178। क्या है दोस्तों? 178। इसी के तहत विधानसभा में आपका एक स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है और इसकी क्या महत्ता है विधानसभा के अंदर। पहली बात तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दल बदल के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, आपका जो है अयोग्य घोषित करना है तो वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही विधानसभा में किया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, सदन का जो टोटल संचालन होता है, संचालन का मतलब यह है कि किस सदस्य को कितना बोलना है, किस सदस्य को अनुमति देनी है। कोई सदस्य अगर आपका सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे सस्पेंड करना है, उसे सदन से बाहर करना है। तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो आपका विधानसभा स्पीकर के द्वारा ही विधानसभा में किए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कौन से विधेयक पर चर्चा करनी है, कितनी चर्चा करनी है, कितने आपका समय किसी सदन को आपका बोलना है, सदन के सदस्य को सदन में बोलना है, इन सभी का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? इसी विधानसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो पहली बार आपका इस बात को सुन रहा है या विधानसभा स्पीकर के बारे में नहीं जानता है, सिंपल सी बात समझिए, एक क्लास है और क्लास में एक क्लास टीचर होता है, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा क्लास को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो वही भूमिका आपका विधानसभा में किसकी होती है? इस विधानसभा स्पीकर की होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, कहने का मतलब आपका धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण भी आपका विधानसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। और प्रत्येक विधानसभा में एक विधानसभा स्पीकर होता है, जबकि लोकसभा में भी एक स्पीकर होता है और आपका राज्यसभा में भी एक सभापति होता है जिसे हम लोग सभापति के नाम से जानते हैं। तो ये सारे आपका उस सदन का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विजय सिन्हा जो 17वें आपका जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद वहां पर 17वीं विधानसभा क्या हुई? गठित हुई। तो इसमें आपका विजय सिन्हा को क्या किया गया है? स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगर बिहार की राजधानी की बात करें, पटना गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं, प्रमुख नेशनल पार्क हैं दोस्तों वाल्मीकि, उदयपुर और संजय गांधी नेशनल पार्क। इन पॉइंट को भी आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में DRDO ने पहला वरुणास्त्र सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह क्या है दोस्तों? वरुणास्त्र एक्चुअली में टारपीडो है। अब आप पूछेंगे कि सर आपका टारपीडो क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार क्रूज मिसाइल का नाम सुना होगा। किस मिसाइल का नाम? क्रूज मिसाइल का। और बहुत बार आपने बैलिस्टिक मिसाइल का भी नाम सुना होगा। सबसे पहले तो आपका इसको समझ लेते हैं दोस्तों। होता क्या है, ये जो क्रूज मिसाइल होता है वो आपका धरती के समानांतर चलता है। कहने का मतलब अगर हम इस मिसाइल को छोड़ेंगे तो ये एकदम धरती के सीध में आपका क्या करेगा? वॉर करेगा। जबकि दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल आपका परवलयाकार में, कहने का मतलब इस तरीके से वो क्या करता है आपका, यानी वार करता है, ठीक है ना। जबकि आपका टारपीडो भी क्या है? एक मिसाइल ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो टारपीडो है जो आपको सामने क्या दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, ये पानी के अंदर जाके क्या करेगा? वॉर करेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पानी के अंदर जाके क्या करेगा? वॉर करेगा, वही टारपीडो मिसाइल है, ठीक है ना। जैसे होता क्या है दोस्तों, आज की डेट में इतनी ज़्यादा तकनीक आगे पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है कि जो सबमरीन होते हैं, ठीक है ना, पानी के जो जहाज होते हैं जिनमें दोस्तों आपका मिसाइल्स होते हैं, ये बहुत बड़ा गोला बारूद लेके चलती हैं। तो होता क्या है, ये धरती के नीचे से आपका बहुत शांत तरीके से चल सकती हैं। पता भी नहीं लगता है कि आपका हमारी सीमा में या कहीं ना कहीं हमारे ओर आपका कोई हमला कर रहा है। समुद्र के नीचे से आपका जो है हमारी
सीमा की ओर बढ़ रहा है, तो हमें क्या होता है पता ही नहीं लगता है कि आपका कोई हम पर हमला कर रहा है। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपका आज डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में भैया इसके लिए भी हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारी जो आपका दक्षिण का जो क्षेत्र है वो पूरा पूरा तटीय इलाका है, ठीक है ना, समुद्र से टच करता है, सी से टच करता है। तो ऐसे में इसको आपका सिक्योर करने के लिए, ताकि कोई आपका सबमरीन हम पर क्या ना कर दे, हमला ना कर दे, इसके लिए ही हमने टारपीडो मिसाइल का क्या किया है दोस्तों, निर्माण किया है। अब ये इतनी चर्चा क्यों हो रही है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और भारत के आपका सिक्योरिटी से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये दुनिया की जो है पहली टारपीडो है जो आपका जीपीएस सिस्टम से जुड़ी हुई है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपका जीपीएस सिस्टम से जुड़ने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। होता क्या है दोस्तों, आपका ये जीपीएस सिस्टम से कहने का मतलब ये है कि समुद्र के नीचे जो सबमरीन्स होती हैं वो आपका जीपीएस सिस्टम के थ्रू ही इधर उधर जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक आपका सबमरीन को भारत के तट पर आना है, तो वहाँ पर कोई आपका बोर्ड लगा नहीं होता कि यहाँ से दाएं मुड़ो, यहाँ से बाएं मुड़ो, या आगे मोड़ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो जीपीएस के माध्यम से आपका अपना रास्ता क्या करते हैं, तय करते हैं। तो आपका ये जो टारपीडो है इसमें भी जीपीएस सिस्टम लगा होगा और आपका ये जीपीएस सिस्टम के माध्यम से ही आपका सबमरीन को क्या करेगी, ध्वस्त करेगी, नेस्तनाबूद करेगी। इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक मूवी है आपका इसी सबमरीन के बारे में जिसका नाम है आपका गाजी। अगर आपको जानना है तो इस मूवी को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका इस मूवी में सबमरीन्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से क्या किया गया है, डिटेल से बताया गया है कि सबमरीन किस तरीके से काम करती हैं और सबमरीन का प्रेजेंट टाइम पे क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों इसकी जो स्पीड है यानी आपका टारपीडो की, ये है आपका 74 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये 40 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, वार कर सकती है, ठीक है ना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये आपका हैवी वेट टारपीडो है और ये 250 किलो अपने ऊपर सामान ले जाके दुश्मन को क्या कर सकती है, बिल्कुल से धड़ाम से उड़ा सकती है, मार सकती है। तो ये था दोस्तों आपका टारपीडो के बारे में। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में वर्जिन हाइपरलूप, दोस्तों कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, अमेरिका में आपका इसका क्या किया गया था, पहला सफल परीक्षण किया गया था वर्जिन कंपनी के द्वारा। तो इसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया, वो किया गया है बीके स्वार्सद की अध्यक्षता में। आप ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पुणे से मुंबई के बीच में भारत में पहली हाइपरलूप ट्रेन चलाई जाएगी। अब ये जो हाइपरलूप ट्रेन है दोस्तों वो एक ट्रेन ही है, लेकिन इसकी गति 1300 से 1400 किलोमीटर प्रति आवर होगी, यानी इतने स्पीड से आपका ये दौड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका इसकी व्यावहारिकता को आपका जांचने के लिए, अध्ययन करने के लिए ही एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं बीके स्वार्सद। कौन है दोस्तों, बीके स्वार्सद। वैसे इसमें 3 अन्य सदस्य भी हैं, एक बीके यादव हैं, एक जी सतीश रेड्डी हैं और एक आपका सुधेंदु ज्योति सिन्हा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग की, इसकी स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को होती है। यानी जो प्लानिंग कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसी के स्थान पर आपका नीति आयोग की स्थापना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री, जबकि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है,
राजीव कुमार। अगर आपका इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये थे आपका अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। जबकि इसके वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। दोस्तों बहुत बार वनडे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, जिन्हें कहा जाता था, इन्हें दोस्तों कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। क्योंकि दोस्तों जितनी भी आपका कांग्रेस की पॉलिसीज बनती थी, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनको सजेशन देना है या किसी भी राजनीतिक मशवरे पर आपका जो है कोई आपका जो है नीति बनानी है, जिसमें आपका ये जो अहमद पटेल थे इनकी बहुत बड़ी क्या होती थी, भूमिका होती थी। तो अभी आपका इनकी क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। ये कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, कोरोना के कारण आपका इनकी मौत हुई। तो ये है दोस्तों जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे अहमद पटेल जी, जिनका आपका 74 ईयर्स में आपका निधन हो चुका है। ये आपका 8 बार सांसद रहे, जिसमें 3 बार दोस्तों लोकसभा के और 5 बार आपका राज्यसभा के सदस्य रहे। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी के क्या थे, लीडर थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है भारत का, ठीक है ना। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में स्थापित किया? अब ये स्थापित किया गया है दोस्तों नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के खुरपाताल में। कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के खुरपाताल में, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ये देख सकते हैं दोस्तों मॉस गार्डन नैनीताल, यहीं पर आपका खुरपाताल में इसको स्थापित किया गया है। ये है दोस्तों आपका मॉस, यानी ये आपका काई टाइप की होती है और ये खेती के उद्योग में दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो आपका ये भारत की पहली है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मास गार्डन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को, कब दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आपका राज्य बनता है भारत के 27वें राज्य के रूप में, यूपी से अलग होकर। इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी या द्वितीय राजधानी है वो है आपका गैरसैंण। दोस्तों ये जरूर आपका सवाल पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। गैरसैंण एक्चुअली में चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अभी हाल ही में आपका इसको उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी घोषित किया गया है ग्रीष्मकालीन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं आपका बेबी रानी मौर्य। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पार्क दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क होता है, जिसकी स्थापना आपका 1936 में होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहीं से 1973 में, कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है और सर्वाधिक जो अभी प्रेजेंट में किसी राष्ट्रीय आपका उद्यान में, नेशनल पार्क में जो सर्वाधिक आपका बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, वो इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका इसका विस्तार है इस जिम कॉर्बेट पार्क का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था आपका हैली नेशनल पार्क। क्या था दोस्तों? हैली नेशनल पार्क। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका दोस्तों देहरादून और हरिद्वार में विस्तृत है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1960 में होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। रुड़की आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसकी स्थापना 1847 में होती है। इस पॉइंट को भी क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण यानी प्रशासनिक अधिकारियों को जहाँ ट्रेनिंग दी जाती
जाती है, जिसे हम लवासना के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना 1959 में होती है। वो आपका मसूरी देहरादून में है, यानी पर्वतों की रानी देहरादून में स्थित है। तो इन एडिशनल फैक्ट को भी दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो साल है वो आपका बहुत बड़ी हस्तियों के लिए या लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है और एक महान फुटबॉलर की दिल के दौरा पड़ने से अभी हाल ही में क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। पढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। हाल ही में किस महान फुटबॉलर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? अगर दोस्तों आपने कभी फुटबॉल देखा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा। उनका नाम है डिएगो माराडोना। ये दोस्तों अर्जेंटीना के बहुत ही महान प्लेयर थे। ये है आपका माराडोना की अपने फुटबॉल खेलते समय की तस्वीर और ये है दोस्तों अभी हाल की तस्वीर। ये माराडोना की दिल के दौरे पड़ने से दोस्तों क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1986 में अर्जेंटीना ने फीफा का वर्ल्ड विश्व कप जीता था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो वर्तमान में हम लोग मेसी को देखते हैं या अन्य खिलाड़ी को देखते हैं, ये आपका सभी इस माराडोना को क्या मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी उत्पादों को मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों। ये है आपका स्कॉटलैंड। इसे कहते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव सोच। अभी होता क्या है कि स्कॉटलैंड ने दोस्तों पीरियड्स प्रोडक्ट बिल आपका क्या किया, बनाया संसद में, अपनी संसद में, और इसे पारित करके वहाँ पर आपका जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह होते हैं, सैनिटरी उत्पाद होते हैं, उनको आपका मुफ्त कर दिया। यानी वहाँ पर महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर ये सारे के सारे जो सैनिटरी पैड होते हैं वो क्या मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बहुत गजब की प्रोग्रेसिव सोच कही जा सकती है स्कॉटलैंड की, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या बन गया है दोस्तों, दुनिया का पहला देश बन गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट कहा जा सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि इन द फ्यूचर में आपका विश्व के अनेक देश भी इस देश से इंस्पिरेशन लेके आपका सैनिटरी उत्पादों को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, जिससे दोस्तों जो आपका महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सी महिलाएं आपका इकोनॉमिकली वीक होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, कहीं पर आपका इसका कुल मिला के जो अवेलेबल होता है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका उपलब्ध ना होने के कारण दोस्तों वो कपड़ों का यूज़ करते हैं या दूसरे आपका जो है सामानों का यूज़ करते हैं, जिससे दोस्तों ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल कही जा सकती है आपका स्कॉटलैंड की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को। अगर स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो एडिनबर्ग है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों पौंड स्टर्लिंग है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया। यह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये 9वें गुरु थे। 1664 में इन्हें आपका 9वां गुरु बनाया गया सिख धर्म का। अगर दोस्तों सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक आपका साहब ने, यानी गुरु नानक जी ने आपका इस सिख धर्म की स्थापना की और गुरु नानक ही आपका सिख धर्म के पहले गुरु थे। अब दोस्तों आपका ये जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इनका शहीदी दिवस जो 24 नवंबर को हमने अभी हाल ही मनाया, ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है, एक इतिहास है। उसको समझने से पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों इनका जन्मदिन होता है 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है आपका 11 नवंबर 1675 में चांदनी चौक में। अब दोस्तों इनको औरंगजेब के द्वारा आपका फांसी दी जाती है, यानी उनके द्वारा इनको मारा जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों होता क्या है कि आपका जब औरंगजेब मुगल शासक होता है तो उसी समय इनके समकालीन आपका कौन होते हैं? गुरु तेग बहादुर होते हैं। 1675 की बात है। कश्मीर के कुछ लोगों को जो गुरु तेग बहादुर को मानने वाले लोग थे, ठीक है ना,
उनको आपका औरंगजेब कश्मीर के कुछ लोगों को प्रेशराइज करता है कि वो क्या कर लें, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। अब जो कश्मीर के लोग होते हैं वो आपका गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं कि औरंगजेब आपका हमको प्रेशराइज कर रहा है कि हम इस्लाम धर्म को क्या कर लें, स्वीकार कर लें। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका गुरु तेग बहादुर जी होते हैं ये करते क्या हैं, ये कहते हैं कि आप उनसे कहिए कि अगर हमारे गुरु इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो हम भी आपका इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना। जब आपका गुरु तेग बहादुर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो औरंगजेब इससे बौखला उठता है। वो कहता है कि भैया मेरे आदेश को इस तरीके से नेगलेक्ट किसने किया, और ये गुरु तेग बहादुर कौन है। इनको दोस्तों आपका दिल्ली बुलाया जाता है, ठीक है। कहाँ बुलाया जाता है, दिल्ली बुलाया जाता है, और आपका इनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, साथ में आपका जो ये आपने बहुत बड़े बाल केस बना रखे हैं वो भी आप काटो, ठीक है ना। तो आपका गुरु तेग बहादुर साफ मना करते हैं, ना ही मैं इस्लाम धर्म को क्या करूँगा, स्वीकार करूँगा, ना ही मैं आपका अपना जो ये आइडेंटिटी है, पगड़ी है, उसको क्या करूँगा, और साथ में जो बाल मेरे बड़े हैं उनको काटूँगा, ठीक है ना। तो वो साफ कहते हैं ना मैं आपका जो है केस काटूंगा और ना ही मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा, बल्कि इसके लिए मुझे अपना शीश भी काटना पड़े तो मैं उसके लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, आपका औरंगजेब इसको अपनी अवमानना मानता है और इनको क्या कर देता है, फांसी पर चढ़ा देता है, ठीक है ना। और 1675 में यानी 1675 में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या यानी इनको फांसी दे दी जाती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर इनको मारा गया, फांसी दी गई, वहीं पर आपका वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा है। इसको पॉइंट में अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसी गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों बहुत से एग्जाम आया है, ध्यान रखिएगा, हिंद की चादर के नाम से आपका गुरु तेग बहादुर जो क्या थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। लेकिन दोस्तों आपका इनको फांसी देने से पहले गुरु गोविंद सिंह जो इनके आपका पुत्र थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ये आपका उनको क्या दे देते हैं, पदभार संभालने को दे देते हैं, यानी पदभार उनको दे देते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से दोस्तों आपका इनकी हत्या की जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो ये था दोस्तों सारी की सारी बातें गुरु गोविंद साहब के बारे में, माफ़ करिएगा, गुरु तेग बहादुर के बारे में। और आपका इन्होंने अपने रिलीजन, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए और आपका अपनी क्या दे दी, जान दे दी, ठीक है ना। यानी इनको जो है औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस। फिर मिलते हैं एक नए ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।